हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। तो साथियों, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास आपको मिल रही है। यूके ट्रिपल एस सी की जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होने वाली है, आप सभी को पता है। तो इसमें जीएस हम लोग लेकर आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहे हैं आपके सामने यहाँ पर, और पूरा यहाँ पर एनालाइज हर क्वेश्चन को देखते हुए कि कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे, कैसे बनते हैं परीक्षाओं में, और क्या पैटर्न है आयोग का जो अभी अपडेट जो पैटर्न है आयोग की ओर से। तो इसमें हम लोग विस्तृत में चर्चा कर रहे हैं हर एक प्रश्नों को लेकर, और कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें हम लोगों ने दो पार्ट हमने कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चंस दो पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा विजिट करके, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी ये आज का पार्ट थर्ड है, जिसमें 51 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद 51 आज का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा घटित हुई। ठीक है, तो उत्तराखंड में किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई है, तो ये भी इसमें पूछा गया है। अब कई साथियों को नहीं पता है कि भाई ये क्या चीज़ है जो बेलाकुची है, ये अपने आप में ये कौन सी आपदा है। तो साथियों, इस बेलाकुची आपदा को लेकर प्रश्न कई बार यहाँ पर पूछा गया है। कभी कभार ये पूछा गया कि ये कहाँ हुआ है, इसका संबंध किससे है, किस वर्ष से यह हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई यह एक भीषण प्राकृतिक आपदा थी। इसमें यानी कि बाढ़ और भूस्खलन इसमें हुआ था। ठीक है, इसमें लैंडस्लाइड मतलब कि भूस्खलन वगैरह इसमें हुआ था। और यह आपकी आपदा जो है वर्ष 1970 में यह आपदा घटित हुई थी। ठीक है, 1970 ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर तो यही रहेगा। अब लेकिन देखो इसमें क्या हुआ है भाई, जो बेलाकुची आपदा थी यह अलकनंदा नदी की तबाही यहाँ पर इसमें हुई थी। ठीक है, क्योंकि 20 जुलाई 1970, देखो अगर पूरी डेट पूछेगा तो 20 जुलाई 1970 इसमें इसकी कंप्लीट डेट है। इसमें उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ऋषिगंगा और अलकनंदा नदी घाटी में भारी बारिश के कारण भीषण भूस्खलन हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है चमोली जिला, अगर आप लोग देखें इससे पूरा संबंधित चमोली जिला है इसमें। और इसमें इसमें चमोली जिले में से ऋषिगंगा और अलकनंदा ये मेन है दोनों। ठीक है, ऋषिगंगा और दूसरी अलकनंदा। अलकनंदा नदी घाटी में भारी बारिश के कारण ये भीषण भूस्खलन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, आई होप। इसमें देखिए, अब इसमें क्या हुआ था, बेलाकुची एक गांव था, इसका नाम जो है ये बेलाकुची यहाँ पर गांव का नाम है इस जिले पर। तो इसमें पूरा गांव नष्ट हो गया था इस भूस्खलन और उसके बाद आई भयंकर बाढ़ के कारण। तो जो ये बेलाकुची नाम का एक गांव है, ये पूरी तरीके से क्या हो गया था, यहाँ पर नष्ट हो गया था। ठीक है, और जो पूरा मार्केट जो एरिया है वहाँ का मलबे में पानी में समा गया था कम्प्लीटली। ठीक है, इसलिए काफ़ी भाई बहुत बड़ी आपदा थी। अब देखिए इसमें एक कनेक्ट मैं और कर दूँ, चिपको आंदोलन की नींव भी यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, जो आपका 1973 का जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन, अब देखिए चिपको आंदोलन की जो नींव थी ना, तो इसी इसी के पश्चात यहाँ पर इसकी जो बेस चिपको बन गया था, यही बेलाकुची आपदा बनी थी। ठीक है, क्योंकि इस विनाशकारी बाढ़ ने क्या किया था, इस पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे जो पूरा वनों का कटान था। ठीक है, आप सभी को पता है भाई चिपको आंदोलन किस विषय में था, तो वनों का कटान यदि देखिए कहीं पर होता है तो वह एक पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र होता है। जैसे कि ये सपोज दैट ये एक पूरा पहाड़ी एरिया, तो यहाँ सपोज ये पूरे पूरे में वन है। ठीक है, अगर इस पहाड़ी क्षेत्र के पूरे वनों को काट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो इस पहाड़ी पर जो पूरी कंप्लीटली ये मिट्टी है, उस मिट्टी की जो अपनी पावर होती है आपस में, वो क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो वही कारण था जो कि ये पहाड़ पूरा एक हिसाब से पूरा ध्वस्त हो गया था, भूस्खलन लैंडस्लाइड हो गया था, तो यह गिर गया था। तो यही वनों का जो कटान था मेन कारण था। तो क्या है, इसी पर बेलाकुची आपदा से सबक लेकर ही स्थानीय लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी थी उस समय, और जिसने आगे चलकर प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य आधार तैयार भी किया था। ठीक है, तो बेलाकुची और
चिपको आंदोलन, ठीक है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं कहीं पर अपनी नोटबुक में, चिपको आंदोलन, ठीक है, क्योंकि 1970 में आपका बेलाकुची था और 1973 इसी से सीख लेकर ये हुआ था उसके बाद। तो आई थिंक ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज का 52 का जो प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, तो पर्वत है तो सबसे बड़ा पर्वत आएगा, फिर देन उसके बाद उससे छोटा आएगा, उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पर्वत ऊंचाई के घटते क्रम बोल रहा है, तो सबसे बड़ा पर्वत इन सभी में देखे तो आप सभी हो नंदा देवी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका, वो आपको सबसे पहले कहाँ पर आपको शो हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, देखो ये कट गया है, ये भी कट गया और ये कट गया, अभी सीधे सीधा आंसर यहीं से निकल गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको एक भी अगर पता है सबसे ऊंचा तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। देन उसके बाद इसमें कामेट हो जाएगा सेकंड नंबर पर। उसके बाद देखिए केदारनाथ है तीसरे नंबर पर हो जाएगा, लास्ट यहाँ पर फोर्थ पे हो जाएगा आपका पंचाचूली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसी प्रकार से आपने आगे को अपना प्रिपरेशन करनी है। 53 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, देखो स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न है, ये पैटर्न जो न्यू पैटर्न है आयोग का, चाहे यूके SSC हो आपका या फिर यूके PSC हो, तो इस प्रकार से कथन कारणों में मतलब एक ही प्रश्न में आपके 2 से 3 प्रश्न ये अटैच हो जा रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट अगर जो ये पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए पहला है, फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। तो जो फूलों की घाटी है वो नंदा देवी जीव मंडल का क्या एक भाग है, आपको पता होना चाहिए इसमें, है या नहीं। तो यहाँ पर पहला जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल है, नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। सेकंड देखिए, नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है। तो देखिए ये भी बहुत अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक। अब देखिए मुझे ये बताइए कि जो नंदा देवी जीव मंडल है वो यूनेस्को की श्रेणी में, यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, ये आप कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है, क्योंकि ये तो फैक्ट बेस्ड है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स करंट की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2023-24 में पूछा गया है, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है पूछा है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर था यहाँ पर 2025 में ये वाला पेपर हुआ था जो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए ये 2023-24 का पूछा था, ठीक है, प्रीवियस उससे भी प्रीवियस का पूछा था कि क्या रही थी। तो यहाँ पर हमें दो आंकड़े, यहाँ पर दो डाटा आपने तैयार कर लेने चाहिए। एक तो हमने 2025-26 का अपना डाटा देखना चाहिए, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग 25-26 का। दूसरा हमने 2026-27 का जो अनुमानित है वो देख लेना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये तो उस समय के अकॉर्डिंग था आपका, ठीक है। अब देखिए अगर 2025-26 का उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 7.23 इसका आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपडेट अपना देख लीजिएगा, रिचेक भी कर लीजिएगा डाटा। 2025-26 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर अगर क्वेश्चन में आएगा तो 7.23% रही है। वहीं अगर अनुमानित पूछेगा 2026-27 के बारे में, तो यदि 2026-27 के लिए उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर जो है तय की गई है, वो की गई है 8.2% या तय की गई है फिलहाल अनुमानित जो है, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट ईयर पता लग जाएगा कि क्या रही थी, जैसे ये तो एक्यूरेट आंकड़ा अपने आप में 2025-26 का, ठीक है। तो 2026-27 आप लोग रिचेक जरूर कर लीजिएगा डाटा को, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला देखिए ये भी डाटा बेस्ड प्रश्न है, वर्ष 2023-24 का पूछा था, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का पूछा था। तो अभी हमने प्रिपेयर करना है 2025-26 को लेकर, ठीक है। 2025-26 को लेकर ये डाटा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो 2025-26 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है लगभग, तो लगभग ये 9.59 के अराउंड है, आप लोग चेक कर लें 9.59% प्राइमरी का, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें भली बात ही, क्योंकि देखिए अब ये प्रश्न के अकॉर्डिंग तो ये तो आंकड़ा 2023-24 का ही अपने आप में अभी पुराना हो चुका है। तो उस समय 2023-24 का पूछा था तो 9.99 रहा था, ठीक है। तो अभी का मैंने आपको रिसेंट का बताया और आप लोग को रीचेक भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का,
56। तो इसमें देखिए उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पूछ लिया गया है प्रश्न, और हमेशा ये बार बार पूछा जाता है प्रत्येक हर परीक्षाओं में, कई बार देखा गया है प्रश्न। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आयोग भी काफ़ी उलझा हुआ था इस प्रश्न को लेकर। अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई उत्तराखंड की बात हो रही है विशेष रूप से, क्योंकि उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अब देखिए पहला कथन है इसमें 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत है, तो इसमें देखिए इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से अगर देखें तो 24 फरवरी 2019 को हुई है वैसे, ठीक है। एक जो ऑफिशियल इसका है, तो औपचारिक रूप से देखें तो इसको 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हालांकि पूरे देश में उत्तराखंड को लेकर, अब यहाँ पर उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, तो पूरे देश में इसको जो है उत्तराखंड सहित इसको इसकी जो प्रभावी की बात करें तो 1 दिसंबर 2018 अपने आप में यहाँ पर ही ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट है अपने आप। अब इसकी तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, इस विषय में बोला गया, तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा वाला लगभग, लेकिन पहला वाला किस संबंध में पूछा है उसने, उत्तराखंड सहित सभी का पूछा है या भारत में पूछा है, तो इसको अपनी आयोग ने इसको डिलीट श्रेणी में डाला था उस समय। लेकिन आपको मैंने औपचारिक रूप से बता दिया है और उत्तराखंड सहित बता दिया है, बाकी इसका ये सही है। एक हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर विचार करना था और निम्न में से इसके सही उत्तर देना था। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई उलझाने वाले, तो आपको सही से देखना है किसको स्किप करना है, क्योंकि किसी को आपने स्किप भी करना है ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि आयोग इसको खुद ही स्किप करता है फाइनली, ठीक है। तो इसलिए आपको बचते हुए चलना है। अगला प्रश्न है आज का 57। निम्न में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है? तो भाई कौन सी नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है? अब देखिए ऑप्शन ए है एक व दो, यानी कि रेड सिंधी नस्ल और साहिवाल बोल रहा है। दूसरा केवल एक, और तीसरा 1 2 3 तीनों, या फिर डी दूसरा और चौथा। तो काफ़ी इसमें फंसाया हुआ है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, यदि आपने इनको प्रिपेयर नहीं किया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई इसमें रेड सिंधी नस्ल के पशु, साहिवाल नस्ल के पशु, और तीसरा गिर, यानी कि तीनों ही हो जाएगा। और राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3। ये आपको ध्यान में रखना है, इनमें तीनों शामिल है। तो आगामी परीक्षाओं में जरूर ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है आज का प्रश्न 58। अब देखिए 58 में सुमेलित करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, एक ही प्रश्न में 4 यहाँ पर अन्य प्रश्न भी बन जा रहे हैं। तो ये फायदा है इसमें अपने आप में आयोग को, क्योंकि एक प्रश्न में आपको बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं इसमें। तो अगला है देखिए, इसमें बोला कि उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पर है उत्तराखंड में लिंगानुपात। तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर। इसके बाद अब देखिए दूसरा है उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात। तीसरा है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए अभी मैंने प्रीवियस जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये ऐसा प्रश्न बना था शायद जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में यहाँ पर 189 है, ठीक है। तो यदि आप एक को भी पकड़ लेते हैं तो देखिए सी का 3 है, तो सी का 3 यहाँ से तो दोनों कट गए, बी और डी। अब ए और सी में थोड़ा सा क्लोज अपने आप में है। तो इसमें शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग इसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो अभी डी का हो जाएगा 38, ठीक है। और उत्तराखंड में लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 963। बाकी उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 890। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का अगला प्रश्न है 59। बिल लाओ इनाम पाओ योजना है एक प्रकार से, तो ये भी कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई बिल लाओ और इनाम पाओ ये क्या है, निम्न में से क्या यह एक योजना है या फिर कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध आपका
कर विभाग से है। तो ऑप्शन 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर विभाग। तो ध्यान में रखना है आपको ऐसे प्रश्नों को, स्किप यहाँ से मत करिए, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 60, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, न्यूनतम तो उधम सिंह नगर होना चाहिए, ठीक है। बाकी नैनीताल आपका सर्वाधिक होना चाहिए जहाँ तक है, लेकिन इसमें आयोग ने इस समय क्या किया था, इस प्रश्न को भी डिलीट की श्रेणी में डाल दिया था। अब वो क्यों किया इसका पता नहीं है, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इंक्लूड ही क्यों करते हो। अगला प्रश्न है 61, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन, ये काफ़ी यहाँ पर बेसिक प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सब में मार्च और ईयर 2016 क्रिएट, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट करते हुए काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका है 27 मार्च 2016, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी नेक्स्ट है आज का अगला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 62, ये करंट बेस्ड का प्रश्न बना है। तो इसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको देखना चाहिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात हो रही है, यानी कि MPI की बात हो रही है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS, ठीक है, 5 2019 से 21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई गरीबों का प्रतिशत कितना था, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें ऑप्शन ए 9.67% था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो अभी मैं रिसेंट का बताऊँ कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें राज्य में बहुआयामी गरीबी की दर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर गरीबी दर घटकर लगभग गरीबी दर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो 6.92 यहाँ पर प्रतिशत रह गई है, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात एक और है, अब देखिए इसमें पिछले वर्ष से तुलना की जाए, वर्ष 2021-22 में राज्य में बहुआयामी गरीबी की दर 9.70% थी, ठीक है, जो कि नई रिपोर्ट 2024-25-26 में घटकर 6.92% आ गई है, ठीक है। तो अगर गरीबी की दर की बात अगर करें तो इस प्रकार से डाटा आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आज का अगला प्रश्न है, देखिए 63, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? अब देखिए कमिश्नर की बात हो गई तो पहला यहाँ पर कुमाऊं में बहुत ज़्यादा इजी है, तो एडवर्ड गार्डनर थे जो कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे, ठीक है। अगला है 64, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1814, तो यहाँ पर उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 64 का राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 65, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम की बात हो रही है, तो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर प्रकाश पंत जी यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 66, तो देखिए 66, उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गादी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही उत्तराखंड में प्रचलित गादी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई 67, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आरक्षित है? तो ST के लिए आरक्षित आपकी यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सी सीट है? तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, क्योंकि चक्राता जो है विधानसभा सीट यहाँ पर ST के लिए आपकी आरक्षित है। अगला प्रश्न है आज का 68, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर भी ये अगला प्रश्न भी स्टेटमेंट को लेकर है। तो इसमें देखिए पहला है, ब्रिटिश सरकार ने P विंदम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन
किया था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर है आपका। नेक्स्ट है, इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। अब देखिए, आपको याद रखना है, ब्रिटिश सरकार ने पी विंदम की अध्यक्षता में, तो आपको ये डाटा याद रखना है, इसकी अध्यक्षता याद रखनी है और ये ईयर याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगला 69वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? तो फ्रेंड्स 2024 के अकॉर्डिंग बात करें तो सुभाष पंत यहाँ पर राइट आंसर था। तो अभी रिसेंट में जहाँ पर अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, वर्तमान 2025-26 की बात करें, तो इसमें आप लोग भी चेक जरूर कर लीजिएगा। 2026 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यह उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान की बात करें, क्योंकि सम्मान से भी प्रश्न जरूर बनता है आपका। तो इसमें प्रख्यात कथाकार और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया, ठीक है। तो 2026 के लिए आपको रिसेंट डाटा आपको याद करना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 70, उत्तराखंड ने हाल ही में डैश में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। तो काफ़ी फेमस है, तो अब आपका कोटद्वार इसका सही राइट आंसर है। 71 है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला है? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा भट्ट, ठीक है। तो राधा भट्ट को यहाँ पर उत्तराखंड से आपको क्या मिला है? समाज सेवा का पद्मश्री सम्मान मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2025 का। तो देखिए इसमें यदि हम 2026 का के अकॉर्डिंग देखें पद्मश्री सम्मान से उत्तराखंड से, तो यहाँ पर 2 लोगों को मिला है, जिसमें कि एक है आपके कैलाश चंद्र पंत, ठीक है, केसी पंत, कैलाश चंद्र पंत, और जो सेकंड जो दूसरे हैं तो इसमें है श्री खेमराज सुंदरियाल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे श्री खेमराज सुंदरियाल, ठीक है। तो आपको रिचेक करना है और इस डाटा को देख लेना है सही से। आज का अगला क्वेश्चन है 72, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है आपका एकता बिष्ट, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है 73, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? तो ये बार बार इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो अभी इसको आप लोग क्लियर कर लें। तो इसमें देखो क्या क्या शामिल है हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल है? जंगली वन शहद शामिल है, पहाड़ी राजमा शामिल है, हिमालय लाल चावल शामिल है, और यहाँ पर पश्मीना शॉल शामिल नहीं है। तो आपको ये क्लियरिटी इसको यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 73 का आपका पश्मीना शॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 74, उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमन, ठीक है, योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो योजनाएं हैं तो आपको इनको सही से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में राज्य में पीएम जनमन योजना के जो सही लाभार्थी है वो है आपके ऑप्शन नंबर बुक्शा और राजी जनजाति है। तो आपको यह अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आज का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र आपका राजधानी देहरादून में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थी आज का वीडियो, जो कि यहाँ पर हम लोग ने 25 क्वेश्चन और यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं जीएस के। यहाँ पर आपका यूके जीएस भी आपको साथ में देखने को मिल रहा है, बाकी करंट भी आपको देखने को मिल जा रहा है, और बाकी स्टैटिक जीएस का पोर्शन तो देखने को मिल ही रहा है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी आपको सीरीज ये लग रही है। बाकी शेयर इसको अधिक से अधिक कीजिए, परीक्षा उपयोगी है, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।